Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of March 2021. तो 1 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक यानी कि हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल इन सब की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे कुछ कोर्सेज भी चलते हैं, तो आप उनको भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो नीचे लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रेंड्स। पहले सवालों के जवाब आपको देने हैं, वो सवाल मैं आपको बता दूं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नासास परसीवरेंस मिशन। नासा के परसीवरेंस मिशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट विल एक्सप्लोर जेजेरो क्रेटर एन एंशिएंट रिवर डेल्टा दैट हैज रॉक्स एंड मिनरल्स दैट कुड ओनली फॉर्म इन वाटर। दूसरा है, इट विल बी पार्शली पावर्ड बाय फोटोवोल्टेक सेल एंड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is, which of the following ministry has launched smart code platform? स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ऑप्शंस आर, ए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इनमें से किसने लॉन्च किया स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म? Question number 3 is, देवास्थल telescope is situated in which of the following Indian states? देवास्थल टेलीस्कोप इनमें से कहाँ सिचुएटेड? ऑप्शंस आर, ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स सी टुडेज मैप। आज का जो मैप मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप सबको पता है कि हम रोज एक मैप डिस्कस करते हैं। आज का जो मैप है वो है अफ्रीका का फिजिकल मैप। उस दिन मैंने लास्ट डे आपको 27 को आई थिंक मैंने आपको साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। फिजिकल मैप और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपकी ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे ऊपर टॉप नदर्न पोर्शन से अगर आप देखो तो अफ्रीका के ऊपर आता है मेडिटेरेनियन सी और उसके ऊपर आ जाता है यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करने वाला जो इंपॉर्टेंट सी है वो है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। अफ्रीका के नदर्न मोस्ट साइड पे आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी और उसके ऊपर आपको दिखेगा यूरोप दिखेगा, ठीक है ना। और यूरोप में और मेडिटेरेनियन सी के बीच में देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आता है, जिसको हम की टू मेडिटेरेनियन बोलते हैं। जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर लिखा हुआ ना, इसको हम बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। उसके आपको लेफ्ट में कैनरी बेसिन दिख रहा होगा, यहाँ से कैनरी करंट भी निकलता है। आप सबको पता होना चाहिए कैनरी करंट भी आता है और एक कोल्ड करंट है। कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है जो कि आता है यहाँ से, कैनरी करंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका के अंदर। सबसे ऊपर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एटलस माउंटेन्स आपको दिख रहा होगा। एटलस माउंटेन्स दिख रहा है ना, तो एटलस माउंटेन्स अफ्रीका का पार्ट है, ये भी याद रखेगा। और उसके बाद नीचे अगर आप आओ यहाँ पे तो सहारा डेजर्ट। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ना। कुछ सहारन ट्राइब्स का अगर आप नाम बता सको तो दैट विल बी वेरी गुड। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कुछ सहारा की जो ट्राइब्स हैं, हाँ, उनके नाम आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में नीचे। सहारा की ट्राइब्स के नाम बताओ। सहारा के आपको ईस्ट में यू विल गेट टू नो लिबियन डेजर्ट आपको दिखेगा, है ना, लिबियन डेजर्ट। और उसके ईस्ट में वेस्टर्न डेजर्ट दिख रहा होगा एंड देन ईस्टर्न डेजर्ट, है ना। तो सहारन डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट एंड ईस्टर्न डेजर्ट, ये आपको अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव किया जाए अफ्रीका में तो दिखेगा। सहारा डेजर्ट है, फिर उसके ईस्ट में लिबियन डेजर्ट दिख रहा है, देन आपको वेस्टर्न डेजर्ट दिख रहा है एंड देन आपको ईस्टर्न डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर। फिर आपको ईस्टर्न डेजर्ट के नीचे देखो न्यूबियन डेजर्ट दिख रहा होगा, दिस इज न्यूबियन डेजर्ट, है ना। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि देखो आपको एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी मिल रहा होगा। जैसे ऊपर हमने यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी देखा, वैसे ही एशिया और अफ्रीका का जो टॉप पोर्शन है देखो वहां पे रेड सी आपको दिख रहा है ना, रेड सी। और नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट है, गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब हम अफ्रीका में और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने ऊपर डेजर्ट सारे देख लिए। फिर यहाँ पे एक बीच में लेक आती है, लेक शार्ड। इसको लेक शार्ड या लेक चैड जो भी आप बोलना चाहे, जो भी आप स्पेलिंग के हिसाब से बोलना चाहें, तो लेक शार्ड भी बोल सकते हैं, लेक चैड भी बोल सकते हैं। याद रख लेना, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है ना। और इधर साइड लेक ताना आपको दिख रहा होगा, लेक ताना दिख रहा है ना, लेक ताना, है ना, तो ये भी है। और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेक अल्बर्ट और ये लेक तुर्काना ऊपर है, थोड़ा नदन में है। तो ऊपर हमने देखा लेक ताना,
फिर लेक तुर्काना, देन लेक अल्बर्ट, लेक विक्टोरिया। फिर यहाँ पे लेक विक्टोरिया भी आपको दिख रहा होगा। देन नीचे आएंगे तो लेक तंगानाइका, लेक तंगानाइका के नीचे लेक रुकवा, उसके नीचे लेक न्यासा, है ना। ये भी याद रखिएगा, थोड़ा ऑर्डर भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, उसके ऊपर माउंट केन्या आपको दिख रहा होगा, माउंट केन्या इज देयर, है ना। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कटंगा प्लेट्यू। कटंगा प्लेट्यू इज वेरी फेमस रीजन, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा होगा ये कटंगा प्लेट्यू वाला रीजन, दिस इज द कटंगा प्लेट्यू। बिल्कुल नीचे आपको कटंगा प्लेट्यू दिख रहा होगा। और लास्ट में यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन भी है, देखो यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल साउथ अफ्रीका वाले पोर्शन में ड्रैकेंसबर्ग आपको दिख रहा होगा। वहीं पे ऑरेंज रिवर भी है, और यहाँ पे नामिब डेजर्ट है, नामीबिया वाला पोर्शन है, नामिब डेजर्ट भी है, देखो यहाँ पे नामिब डेजर्ट भी दिख रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको भी आपको याद रखना है। ऊपर मैंने जो लेक्स बताई वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। दीज लेक्स वर इंपॉर्टेंट। एंड जो मैंने आपको यहाँ पे नामिब डेजर्ट बताया, उसके ऊपर मैंने आपको लेक विक्टोरिया दिखाई, फिर वहाँ पे रेड सी दिखाया, है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि मैप अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली आंसर कर पाते हो, ठीक है ना। और जैसे ये ड्रैकेंसबर्ग है, ड्रैकेंस वाला बार अगर आपको कंट्री पूछना है तो कंट्री साउथ अफ्रीका लगती है यहाँ पे, ड्रैकेंसबर्ग वाले रीजन में कंट्री साउथ अफ्रीका लगती है। और ये नामिब डेजर्ट है, यहाँ पे नामीबिया लगता है। देन ऊपर कालाहारी डेजर्ट आपको दिख रहा होगा, कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है ना। तो एक्चुअली कालाहारी डेजर्ट आपका यहाँ पे अफ्रीका का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, बोत्सवाना का पार्ट आता है, और नामीबिया का पार्ट आता है। कालाहारी में नामीबिया का भी पार्ट आएगा, बोत्सवाना का भी पार्ट आएगा, और आपका थोड़ा सा अफ्रीका का भी पार्ट आएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेगा, है ना। फिर यहाँ पे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कटंगा प्लेटू जरूर मैंने आपको बताया, कटंगा प्लेटू जरूर याद रखिएगा। कटंगा प्लेटू जो मेन वहाँ पे जो कंट्री लाई करती है कटंगा में, वो एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो थोड़ा सा देखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है वहाँ पे। और थोड़ा सा पार्ट आपका मुझे लगता है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री और आती होगी, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ही मेन पोर्शन है मुझे लगता है। यहाँ पे थोड़ा जाम्बिया वाम्बिया का भी पार्ट आता होगा ना। तो कटंगा प्लेटू बेसिकली उसी रीजन में आता है, ठीक है। कटंगा प्लेटू आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये थोड़ा तंजानिया हो सकता है, थोड़ा तंजानिया में आए, एंड जाम्बिया मेजर है ना, तो इस वाले रीजन में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे माउंट किलीमंजारो दिख रहा होगा, ये माउंट किलीमंजारो दिख रहा है आपको, ये माउंट किलीमंजारो, ये लेक विक्टोरिया के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा माउंट किलीमंजारो, ठीक है। लेक विक्टोरिया के जस्ट नीचे आपको माउंट किलीमंजारो दिख रहा होगा। यहाँ पे तंजानिया ही लगता है, तंजानिया लगता है ज़्यादातर, तंजानिया और ये तंजानिया केन्या दोनों यहाँ पे बॉर्डर पे लगता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पॉलिटिकल मैप अगर चाहो तो कल मैं आपको बता दूंगा, है ना। पॉलिटिकल मैप कल मैं आपको बता दूंगा इसका, तो यहाँ पे आपको इशू नहीं रहेगा। वैसे जो मैं कंट्रीज बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी ही है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट किलीमंजारो है ना। यहाँ पे कंट्री है, देखो एग्जैक्टली कंट्री अगर आपको बताओ तो यहाँ केन्या और तंजानिया लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कटंगा प्लेटू, मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो थोड़ा बहुत आएगा। फिर मैंने आपको ड्रैकेंसबर्ग बताया, साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन। नामिब में आपको बता दिया कि नामीबिया लगता है, ठीक है ना, याद रखिएगा नामीबिया लगता है। और यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, देखो यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर को सेपरेट करता है, मोजाम्बिक चैनल भी है यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज योर मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। और सोमाली बेसिन है, सोमाली। इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपिया वाले रीजन में इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, देखो इथियोपियन हाईलैंड्स। और ये माउंट किलीमंजारो जो है सबसे हाईएस्ट है, 5895, तो सबसे बड़ा यही है। और ऊपर लेक विक्टोरिया है, और इधर साइड आपको लेक तंगानाइका मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मैप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। अब आगे हम इधर साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड यूएनएसको इन दोनों ने मिलकर के रिपोर्ट रिलीज किया, एजुकेशन फाइनेंस वॉच, EFW रिपोर्ट 2021। EFW रिपोर्ट क्या है? एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट। एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक एंड यूएनएसको ने रिपोर्ट ये रिलीज की है। एंड इसमें क्या क्या पता चला है कि द रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड यूएनएसको ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो यूएनएसको की एक अलग से रिपोर्ट आती है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। यूएनएसको की कौन सी रिपोर्ट आती है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आती है, जो कि समराइज तो ये जो रिपोर्ट है वो यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट निकाली गई है।
अब इसमें पता क्या चला है इस रिपोर्ट में कि द ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली इन एब्सोल्यूट टर्म ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो एजुकेशन में होने वाला जो खर्चा है वो बढ़ा है कंट्रीज का, लेकिन द पैंडेमिक हैज इंटरप्टेड द अपवर्ड ट्रेंड। तो ये जो पैंडेमिक है इसने थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड को रोका जरूर है, ठीक है ना। इंडिया के लिए जरूर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंडिया के केस में जरूर इनको इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि हमको आप सबको पता है कि 6% लगभग इन्वेस्ट करने की जरूरत है एजुकेशन में, लेकिन हम नहीं इन्वेस्ट करते, हम केवल 2-2.5% इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं हेल्थ में भी हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, 1% तक करते हैं, 3% तक होना चाहिए। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम 0.6% करते हैं, हमको कम से कम 2% या 2% से ज़्यादा करने की जरूरत है, ठीक है ना। तभी हम बड़ी बड़ी कंट्रीज के सामने आ पाएंगे। देन दूसरी न्यूज़ है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द कैराकल। तो याद रखिए कैराकल नाम का स्पीशीज होता है, इसको लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में इंक्लूड किया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में, ठीक है ना। IUCN में नहीं है ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो इंडिया का है, और इसको हेड कौन करता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। याद रखिएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। And this has been included in the caracal has been included in the list of critically endangered species, ठीक है ना। तो याद रखेगा लिस्ट ऑफ क्रिटिकली endangered species में इंक्लूड किया गया है किसके द्वारा, NBWN की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा इंक्लूड किया गया है। थोड़ा सा आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर बताना चाहूँ तो याद रखेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के थ्रू बनी थी, और ये बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत बनी है। एडवाइजरी नेचर है इसका, एडवाइजरी नेचर है, एंड पावर है इसके पास टू रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, ठीक है ना, प्रोजेक्ट अप्रूव करने का। एंड नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ NBWN। NBWL के अप्रूवल के बिना कोई भी बाउंड्री आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। 47 इसके मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग से फैक्ट हो गए जो कि मैं आपको बताना चाहता था, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है ये NBWL के बारे में, ठीक है ना। अब कैराकल के बारे में बता दूं, कैराकल जो है एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है नेटिव टू अफ्रीका। मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है विच इज नेटिव टू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है ना। तो नेटिव है यहाँ पे, और द पॉपुलेशन ऑफ दिस कैट इज इंक्रीजिंग इन अफ्रीका वाइल इट्स नंबर्स आर डिक्लाइनिंग इन एशिया। एशिया में इसके नंबर डिक्लाइन कर रहे हैं, अफ्रीका में इसके नंबर जरूर बढ़ रहे हैं। वैसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई थिंक उसके शेड्यूल 1 में भी है, लेकिन अगर आप IUCN का स्टेटस देखें तो उसमें ये लीस्ट कंसर्न में आता है। IUCN स्टेटस जो है कैराकल का वो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैराकल का जो IUCN स्टेटस है वो आई थिंक लीस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज CIX प्लेटफॉर्म जो है वो रिलीज़ किया गया है। CIX क्या है बेसिकली, CIX आपका एक सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। अब क्या करता है ये सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म एम्स टू कनेक्ट सिटीज़ टू इनोवेटर्स। सिटीज़ को इनोवेटर्स से कनेक्ट करने का काम करता है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम। इट विल हेल्प टू डिज़ाइन इनोवेटिव सोल्यूशंस फॉर प्रेसिंग अर्बन चैलेंजेस। तो जो अर्बन चैलेंजेस हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सोल्यूशंस देने का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। एंड इसका फिलॉसफी क्या है, एवरीवन इज एन इनोवेटर। ये फिलॉसफी पे काम करता है, बहुत सारी सिटीज़ को उनके इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट करने में इसने मदद की। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम याद रखेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज से, इसरो पुट्स ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 18 अदर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इसरो ने ब्राज़ील की एक बेसिकली कहना चाहिए कि सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को स्पेस में ले गए, है ना। और बहुत अच्छा मिशन था जिसमें 18 अदर सैटेलाइट्स अमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट्स हैव गॉन इनटू द स्पेस। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन संडे सक्सेसफुली लॉन्च्ड ब्राज़ील्स ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये ब्राज़ील की ऑप्टिकल अर्थ
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अमेजोनिया 1। इसके अलावा 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थी, जिसमें कि 5 फ्रॉम इंडिया एंड 13 फ्रॉम यूएस। तो 5 इंडिया की थी और 13 जो थी वो यूएस की थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे द सैटेलाइट्स वर कैरिड ऑन बोर्ड द PSLV C51। ये PSLV C51 के थ्रू गई थी। किसके थ्रू गई हैं? PSLV C51 के थ्रू गई हैं। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन था जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, NSIL जिसको बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो उसका इनॉग्रेशन अभी हाल फिलहाल में 2019 में ही किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 मार्च 2019। तो ये भी आप थोड़ा याद रखेगा कि अभी जो NSIL है ये कमर्शियल आर्म है। इसके अलावा एक और कमर्शियल आर्म है जो कि इंटरनेशनल उसके लिए काम करती है, जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं, याद रखिएगा, दैट इज नोन एज द अंतरिक्ष। ये भी कमर्शियल आर्म है, ये फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं थोड़ा, इंडियन उसमें जब रहती है तो NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी कमर्शियल आर्म्स, इसरो की कमर्शियल आर्म्स के बारे में। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो था वो अभी 2019 6 मार्च 2019 को ही इनॉग्रेट किया गया था। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया। इट इज स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इट्स अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, होली ओन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है एंड इट्स अ कमर्शियल आर्म ऑफ ISRO with primary responsibility of enabling Indian industries to take up high technology space related activities, याद रखेगा। तो ये जो है ये बेसिकली कमर्शियल आर्म है आपके इसरो की और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है दे टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन बिजनेस एरिया जो रहेगा वो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोडक्शन में और SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोडक्शन में इसका मेन एम रहेगा, ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था, दैट इज द थिंग रिगार्डिंग NSIL। जो मैंने बोला है, लिखा नहीं है यहाँ पे, बोल भी दिया है, वो भी आप याद रखेगा, है ना। लेकिन ये याद रखेगा कि NSIL 2019 में 6 मार्च 2019 को ही बना था। और ये होली ओन्ड सब्सिडी होली ओन्ड एंटिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत है एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखेगा PSLV C51 याद रखेगा, ऑनबोर्ड PSLV C51। और सैटेलाइट्स अब इंडिया की तरफ से कौन कौन सी गई थी? तो सतीश धवन सैटेलाइट यानी SDSat गया है। इट इज बिल्ट बाय स्पेस किड्स इंडिया विच इज अ नैनो सैटेलाइट इंटेंडेड टू स्टडी द रेडिएशन लेवल्स, स्पेस वेदर एंड डिमॉन्स्ट्रेट लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये सतीश धवन सैट जो है स्पेस किड्स की तरफ से गया है। इट्स अ नैनो सैटेलाइट इंटेंडेड टू स्टडी द रेडिएशन लेवल्स, स्पेस वेदर एंड डिमॉन्स्ट्रेट द लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। फिर दूसरी गई है यूनिटी सैट एक कॉम्बिनेशन है 3 सैटेलाइट्स का फॉर प्रोवाइडिंग द रेडियो रिले सर्विसेज। यूनिटी सैट इज फॉर प्रोवाइडिंग द रेडियो रिले सर्विसेज। यूनिटी सैट याद रखेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सैटेलाइट्स फॉर इनेबलिंग द रेडियो रिले सर्विसेज। अनदर सैटेलाइट बिलोंगिंग टू DRDO की तरफ से भी एक सैटेलाइट गई है ना। और SDSat यानी कि सतीश धवन जो सैटेलाइट है उसमें इनग्रेविंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑन द टॉप, which is showing solidarity with the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एंड स्पेस प्राइवेटाइजेशन स्पेस किड्स सेट। तो स्पेस प्राइवेटाइजेशन और स्पेस किड्स मतलब कि स्पेस प्राइवेटाइजेशन क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सैटेलाइट्स और ये सब भी जाने लगे हैं, जो प्राइवेटली मेड सैटेलाइट्स हैं उनको भी ले जाना है, तो ये स्पेस प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज द स्पेस प्राइवेटाइजेशन, याद रखेगा इसको। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं। इसरो का फर्स्ट लॉन्च है 2021 का, तो ये 19 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग ब्राजील्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 वेर कैरिड आउट। ये आप सबको पता है PSLV C51 में 19 सैटेलाइट गई थी, जिसमें एक तो अमेजोनिया 1 थी ब्राजील की और बाकी सब 13 USA की थी, 5 इंडिया की थी। 13 वर फ्रॉम USA, 5 इंक्लूडिंग सतीश धवन सैट जो कि स्पेस किड्स चेन्नई ने बनाया है ना, स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया है। इट इज द 78th मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा का 78th मिशन था। एंड इसरो ने टिल डेट हैज लॉन्च 342 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज। हमने 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को 34 कंट्रीज की रिलीज कर दी हैं। अमेजोनिया 1 विद अ मिशन लाइफ ऑफ 4 years विल मॉनिटर द डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन। तो अमेजोनिया 1 करेगा क्या कि इसका मिशन लाइफ 4 साल का है और ये मॉनिटर करेगा डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन को करेगा। एंड
53rd फ्लाइट ऑफ इसरोज वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का 53rd लॉन्च था वो पीएसएलवी C-51 एंड इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच इज अ PSU सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 2019। अब ये मैंने आपको बता दिया है, PSU है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है, 2019 6 मार्च को बनाया गया था, ठीक है ना। दीज आर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको सारा बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। ओके यहाँ पे सम विलेजर्स इन नागालैंड आर ट्राइंग टू रिवाइव अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट स्टीक टू चेक क्राइम विद एन इच इन टाइम। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये इन नागालैंड एंड इच टू रिवाइव प्रिकली केजेस फॉर लॉ ब्रेकर्स। अब प्रिकली केजेस, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिकली केजेस के द्वारा पनिशमेंट कौन से स्टेट में दी जाती थी, तो ये नागालैंड का है और नागालैंड में इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। प्रिकली केजेस फॉर लॉ ब्रेकर, जो भी लोग लॉ ब्रेकर्स हैं उनके लिए विलेजर्स इन नागालैंड आर ट्राइंग टू रिवाइव अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट सीक्स टू चेक क्राइम विद एन इच इन टाइम। मतलब कि सोशल ऑफेंडर्स और वायलेटर्स ऑफ नागा कस्टमरी लॉज हैव ओवर द एजेस dreaded a cramped triangular cage made from logs of an indigenous tree that irritates the skin। तो ये बेसिकली ये जो केज है ये उस वुड से बनता है, एक ट्री से बनता है जो कि इरिटेट करता है एंड वही जैसे इच है, मतलब खुजली घर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पिडगिन लिंगुआ, देखो यहाँ पे लिखा है इन नागामीज अ पिडगिन लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है ना। सबके अपने अपने नाम है और एक ट्राइब जो है मेजर, उसका नाम है एओस ट्राइब। द एओस वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स इन नागालैंड, देखो यहाँ पे लिखा है एओस ट्राइब इन नागालैंड, इसको शीकी बोलते हैं। शीकी मतलब कि फ्लैश हाउस, इट मीन्स फ्लैश हाउस। तो शीकी ये भी याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मेरे को। तो ट्रेडिशनल चीज़ें यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कि इस तरह से कहाँ, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना कि ये आपको कहाँ पे होता है, ये नागालैंड में पनिशमेंट है। ट्राइब का नाम एओस ट्राइब है, जैसे उसको शीकी नाम दे दिया, ठीक है ना। खुजली घर आप बोल सकते हैं, इच हाउस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जहां पे हमको डिस्कस करना है। तो एडिटोरियल सेगमेंट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है अ वोल्फ इन वॉचडॉग्स क्लोथिंग, मतलब कि वॉचडॉग की शक्ल में एक भेड़िया। अब देखो भेड़िया होता है ना, वोल्फ का मतलब चेक कर लेना यार, ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो चीज़ लिखी गई है ये एक्चुअली लिखी गई है जो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लॉ लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अब उसको गवर्नमेंट जो प्रेजेंट कर रही है, बड़े सॉफ्ट टोन में बोल रहे अच्छे कपड़े पहना करके उसको बोल रही कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लिबरल है। मतलब गवर्नमेंट ने तो उसको लिबरल भी बोल दिया है ना। तो अब वो जरा देखने वाली बात है। ऑथर ने कहा है कि जो आइडिया है मतलब कि रिड्रेसिंग द यूजर grievances and ensuring compliance with the law, they are deeply unsettling as they will end up giving the government a good deal of leverage over online news publishers and intermediaries। तो मतलब कुल मिलाकर के अब जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल गई है और बहुत ज़्यादा पावर मिल गई है ओवर द सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंटेंट। तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लेवरेज, बहुत ज़्यादा पावर गवर्नमेंट को मिल गई है बिकॉज ऑफ दिस। अभी कैसे मिल गई है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 रूल्स। गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 रूल्स। अब गवर्नमेंट ने तो बोला कि ये प्रोग्रेसिव है, लिबरल है। इट ऑल्सो क्लेम्ड दैट द रूल सीक टू एड्रेस पीपल्स वेरीड कंसर्न्स, है ना, मतलब लोगों के कंसर्न्स को दूर करने के लिए वो लॉ लेकर के आए हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जो फ्री स्पीच है एंड जो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। जो फ्री स्पीच है, मतलब कि देखो एक क्या होता है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वहाँ पे कई न्यूज़ जो कई प्रोग्राम्स आते हैं वो कई बार आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को भी शोकेस करते हैं। अब आप आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को स्पेस ही नहीं दे रहे हो। देखो क्या होता है, कई बार जब ज़्यादा ओवर रेगुलेशन होता है, यानी कि अगर ओवर रेगुलेशन है या ओवर सेंसरशिप है, तो इससे जो आर्टिस्टिक लेवरेज है वो खत्म हो जाता है, जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है। और अगर आर्टिस्टिक फ्रीडम खत्म हो जाएगी तो जो कंटेंट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप फिर हर चीज में हाँ यस सर, ये ऐसे कर, यस सर वाली टोन में आप बात करो कि गवर्नमेंट को कोई चीज बुरी ना लग जाए, गवर्नमेंट ये चीज गवर्नमेंट को इफेक्ट ना कर जाए। तो देखो क्या होता है, कई बार हमको आर्टिस्टिक फ्रीडम, आर्टिस्टिक लेवरेज भी देना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे, अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसके अगेंस्ट है, तो आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट दोगे, आर्टिस्टिक फ्रीडम और ये लेवरेज जो है वो खत्म हो जाएगा।
अगली चीज ऑथर ने जो बोली है कि इसको लिबरल और ये बोला सॉफ्ट टोन दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो ये जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उनको कंबरसम 3 टियर स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेशन आप उनको दे रहे हो। तो लगभग 3 अलग अलग टियर्स में रेगुलेशन होगा, है ना। और जिसमें एक जो गवर्नमेंट कमेटी रहेगी वो एपेक्स कमेटी रहेगी, गवर्नमेंट कमेटी जो रहेगी वो एपेक्स कमेटी रहेगी, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नए न्यूज़ रूल्स हैं वो केवल डिजिटल न्यूज़ मीडिया पे लागू हो रहे हैं, ना कि पूरे के पूरे न्यूज़ मीडिया पे, मतलब प्रिंट मीडिया पे ये लागू नहीं हो रहे, पूरी की पूरी न्यूज़ मीडिया पे लागू नहीं हो रहे, केवल डिजिटल न्यूज़ मीडिया पे लागू हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो है वो मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ है आजकल। जो करंट जनरेशन है, इंटरनेट वाली जनरेशन है, वहाँ पर डिजिटल न्यूज़ मीडिया ही मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ है। एंड फर्दर इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंसर्न दैट द परव्यू ऑफ द IT Act 2000 हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू ब्रिंग डिजिटल न्यूज़ मीडिया अंडर इट्स रेगुलेटरी एम्बिट विदाउट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कि बिना किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के IT Act 2000 के अंतर्गत आपने सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया को आपने उसके अंतर्गत ला दिया, ठीक है ना। The 3-tier regulatory mechanism will seek to redress complaints with respect to digital platform। अब एक 3-tier regulatory mechanism भी लाया गया है, इस बार का जो कोड एथिक्स लाया गया है 2021 का रूल्स लाए गए हैं, उसमें एक 3-tier regulatory mechanism लाया गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपने अपने मतलब कि ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अ पर्सन हैविंग अ ग्रीवेंस रिगार्डिंग कंटेंट पब्लिश्ड बाय पब्लिशर इन रिलेशन टू द कोड ऑफ एथिक्स में फर्निश हिज ग्रीवेंस टू द ऑन द ग्रीवेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश बाय द पब्लिशर। मतलब पब्लिशर को ही ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उस पब्लिशर के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा वो उसको सुनेगा और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अगर रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं रहता है कोई व्यक्ति तो वो सेल्फ एस्केलेट हो जाएगा टू अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स, वो फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स पे जाएगी, ठीक है ना। और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स जो है वहां पर भी अगर उसका निपटारा नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कमेटी लेवल है, गवर्नमेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म है, वहां तक जाएगी। तो ये 3-tier रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर पे तो पब्लिशर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया मैकेनिज्म, जिसमें रिड्रेसल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक बॉडी ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स के पास जाएगा, देन तीसरा गवर्नमेंट ओवरसाइट के लिए जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है ना। तो एक तो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स पे आपने एक और चीज, एक और बर्डन डाल दिया कि अब उनको ग्रीवेंस ऑफिसर्स तो ये सब डालेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब सोचो सब ग्रीवेंस ऑफिसर आया तो खाली तो बैठेगा नहीं, एंड ही विल बी फ्लडेड विद मेनी कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट। इंडिया में तो हर चीज से ऑफेंड हो जाते हैं लोग, है ना, हम हर दूसरी चीज से ऑफेंड होते हैं, और ऐसे में क्या होता है, हर दूसरी चीज से ऑफेंड तो होते ही हैं, फिर वो कंप्लेंट भी करते हैं, उसके बाद FIR होगा, सब कुछ, सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू थिंग, है ना। इसके अलावा द न्यू रूल्स हैव इंक्रीज द कंप्लायंस बर्डन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उन्होंने कहा कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है टू इंश्योर दैट द रूल्स एंड लॉज आर अधेयर्ड, है ना। तो आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट करेंगी, है ना। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड दीज आर एक्स्ट्रा बर्डन्स ऑन दीज, है ना, एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं। फिर इसके अलावा आपने बोला कि जो सोशल मीडिया, जो आपके कम्युनिकेशन के ऐप है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, गूगल पे व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, इनको आपने बोल दिया कि आप ओरिजिनेटर, मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देंगे। तो इससे क्या होगा, देखो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, लेकिन अब आपको ये पता करना है, तो एक ये भी चीज़ है कि अब उनके लिए भी एक्स्ट्रा बर्डन है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन से कैसे उसको भी रखें और ओरिजिनेटर के बारे में पता करके बताएं, है ना। तो मैसेज, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अब इसको किस तरीके से करेंगे, उसके लिए टाइम देना चाहिए था, आपको थोड़ा उनको बताना चाहिए था, ठीक है ना। द पॉलिसी की टाइटनिंग एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरीके से बर्डन कर देना और पूरी की पूरी प्रोसेस को कम्बरसम कर देना डिफरेंट चीज़ होती है। दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है, स्परिंग अ रीअवेकनिंग विद नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को था। यहाँ पे अमिताभ भट्टाचार्य का आर्टिकल है। देखो इस आर्टिकल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप पढ़ के देख लो पूरा आर्टिकल। पहले इन्होंने CV रमन के बारे में स्टार्ट किया कि 28 फरवरी 1928 मतलब कि
28 को इनकी डिस्कवरी हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रमन इफेक्ट की, और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, और इसी कारण से नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, फिर ऑथर ने सीवी रमन की पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है काफ़ी ज़्यादा, कि सीवी रमन की पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो पर्सनल लाइफ में कैसे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे कि नहीं थे। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं ये देखना है, ठीक है ना, ये चीज़ हमको नहीं जाननी है। पहला जो कहना चाहिए कि 28 फरवरी 1986 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रमन इफेक्ट के लिए नेशनल साइंस डे बनाया। 1986 से रमन इफेक्ट के लिए इसको क्या बनाया है, साइंस डे बनाया है, ठीक है ना। और कैलकाटा से उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। एंड इस रमन इफेक्ट होता क्या है, व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ लिक्विड, अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड बाय द लिक्विड इज ऑफ अ डिफरेंट कलर। ये इस तरीके से डॉक्टर सीवी रमन ने पता किया था रमन इफेक्ट में, कि मतलब कि चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द लाइट इज अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मटेरियल अंडर द ऑब्जर्वेशन। मतलब कि रमन इफेक्ट में उन्होंने ये किया, कैसे पता किया था, कि जब एक स्ट्रीम ऑफ लाइट पास हो रही थी लिक्विड से जब पास कर रहे थे, डिफरेंट मीडियम से हम पास कर रहे थे, तो थोड़ी सी जो लाइट थी वो डिफरेंट कलर रिलीज कर रही थी, ठीक है ना। तो डिफरेंट कलर वो रिलीज कर रही थी, यहाँ से फिर उनको रमन इफेक्ट का जो आइडिया था, वो रमन इफेक्ट का आइडिया लगा था। तो ये दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये बोला गया कि जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और जो एक STIP ने साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट आया है, ठीक है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट। तो इसमें भी हमको ये मेक श्योर करना है कि हम एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाएं। जैसे कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की, ऑथर ने कैसे तारीफ की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस बार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें रिसर्च के लिए भी एक स्पेस दिया गया है, प्लस मदर टंग को वैल्यू दी गई है। एंड कई लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि मदर टंग में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, कई लोग जो हैं ग्रास रूट लेवल के, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड साइंस इनेबल्ड एंड साइंस रिस्पेक्टिंग नेशन के रूप में इंडिया को उभारने की कोशिश की जा रही है। STIP पॉलिसी का भी ड्राफ्ट आ चुका है। एंड ये भी बेसिकली देखना है कि हमको जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट भी कम ना होने पाए, वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ठीक है ना। एंड रमन इफेक्ट का मैं थोड़ा बता रहा था आपको कि इट इज़ द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट when light beam is deflected by molecules। तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो, कलर क्यों दिख रहा है डिफरेंट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो रमन इफेक्ट वही होती है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट में चेंज आता है when light beam is deflected by molecules। जब मॉलिक्यूल से वो डिफ्लेक्ट होती है, पास होती है किसी दूसरे मीडियम से, तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, दैट इज नोन एज द रमन इफेक्ट। ये आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में को डिस्कस करना है। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर वाटर कंजर्वेशन ड्राइव। अब मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने वाटर कंजर्वेशन ड्राइव के बारे में बात की, जिसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च करेगी 100 डे कैच द रेन कैंपेन। 100 डेज का कैंपेन लॉन्च होगा, कैच द रेन कैंपेन, याद रखिएगा। एंड इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया, एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी। एंड उन्होंने दूसरी चीज बोली, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ साइंस टू द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। एंड हमको वी हैव टू मूव साइंस फॉरवर्ड विद द मंत्र ऑफ लैब टू लैंड। लैब टू लैंड का मंत्र दिया है कि लैब से लेकर के अब उसको ग्राउंड पे उतारना है, लैब टू लैंड। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश हु आर स्टार्टेड ग्रोइंग चिया सीड्स। उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मर्स हैं वो जो है वो चिया सीड्स को ग्रो करने लगे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चिया सीड्स आर बेसिकली एडिबल सीड्स ऑफ सैल्विया हिस्पैनिका, इसको बोलते हैं। चिया सीड्स जो हैं दे आर एडिबल सीड्स ऑफ सैल्विया हिस्पैनिका विच इज अ फ्लावरिंग प्लांट इन द मिंट फैमिली नेटिव टू द सेंट्रल एंड सदर्न मैक्सिको। सेंट्रल एंड सदर्न मैक्सिको से आता है ये सैल्विया हिस्पैनिका। एंड चिया सीड्स आर ओवल एंड ग्रे with black and white spots having a diameter of about 2 मिलीमीटर। ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी अपने वेट से 12 गुना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। चिया सीड्स जो हैं अपने वेट से 12 गुना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। चिया सीड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। एंड 100 डेज का कैंपेन है कैच द रेन कैंपेन, याद रखिएगा, कैच द रेन कैंपेन, है ना। एंड वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है उसके लिए। एंड इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि ही कुड नॉट मेक एफर्ट्स टू लर्न तमिल विच इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तमिल सीखने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम सीख नहीं पाए, ये थोड़ा बुरा लग रहा है उनको।
अगली जो न्यूज़ है वो है नीड टू रीसेट इंडिया चाइना ट्रेड टाइज। अब ये क्यों लिखा गया है, बेसिकली इसमें ट्रेड एचवी श्रृंगला जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि चाइना के साथ हमारा जो करंट ट्रेड है वो $78 बिलियन का है, लेकिन हैवली टिल्टेड इन द चाइनीज फेवर, चाइना के फेवर में है। तो हमको कोशिश करनी कि हम डाइवर्सिफाई करें और अपना जो चेन है, मतलब कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसको, सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना है, मतलब कि हमको डिपेंड नहीं होना है चाइना पे बहुत ज़्यादा। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में इंडिया के साथ और कौन सी कंट्रीज हैं। पहली चीज़ तो याद रखना है आपको कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है जिसमें इंडिया मेंबर है। अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के साथ और कौन मेंबर है। सूर्य किरण सारंग टीम्स टू डेजल द कोलंबो स्काईज। तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम बनाई गई है अपने इंडिया में, SKAT, यानी कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम बनाई है। और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है एंड सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है। और ये अपने उसको डिस्प्ले करेंगे, कहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, कोलंबो में डिस्प्ले करने वाले हैं। और क्यों ये डिस्प्ले करेंगे, बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द श्रीलंकन एयरफोर्स। 70th एनिवर्सरी है श्रीलंकन एयरफोर्स की, उसके लिए करेंगे, ठीक है ना। अब ये सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है उसके बारे में आपको बता दूं कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम को 52 स्क्वाड्रन या फिर द शार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, शार्क्स कहा जाता है या फिर 52 स्क्वाड्रन भी कहा जाता है। 1996 में इसको बनाया गया था विद किरण MK2 एयरक्राफ्ट एंड हैड इंथ्राल्ड स्पेक्टेटर्स अक्रॉस द कंट्री टिल 2011। फिर दोबारा इसको 2011 के बाद रिवाइव किया गया था, 4 साल के ब्रेक के बाद 2015 में, ठीक है ना। 52 स्क्वाड्रन या फिर द शार्क्स भी इसको कहा जाता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसका हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। हाँ, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम नहीं है। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर्स मेरे को बता दें दो। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नासा के परसीवरेंस मिशन के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जज़ेरो क्रैटर को करेगा एक्सप्लोर। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि ये फोटोवोल्टाइक या हाइड्रोजन से नहीं बल्कि आपका प्लूटोनियम से ये पावर होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का डी आंसर होगा एंड देवास्थल टेलीस्कोप उत्तराखंड का है, तो इसका आंसर डी होगा। दैट इज इट फॉर द day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.